सारंग सिंध में महबूब को कहते हैं। बड़ा मान था उसके लहजे में। तुम्हें खुशी होती होगी, बड़ा खूबसूरत सा सिंबल है। मुझे महबूब बनने से ज्यादा एक कामयाब इंसान बनने की जुस्तजू है। उसका लहजा बहुत सादा था। तुमने महबूब होने का जायका चखा नहीं इसलिए कह रहे हो। जवाब में कसक का एहसास था। वो फराज सलीम था। जनूबी पंजाब से उसका ताल्लुक था। वो भी स्पेशलाइजेशन के लिए आया था, मगर उसे भी स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा मौसीकी में दिलचस्पी थी। गायक बनना उसका ख्वाब था, मगर उसके गले के सुर ने उसकी इस ख्वाहिश का गला बुरी तरह से घोंट दिया था। उसके बाद उसे तबला बजाने में दिलचस्पी महसूस हुई, तो उसने तबला बजाने की बाकायदा तरबियत हासिल की थी। वो ड्रम भी बहुत अच्छा बजाता था। कल के कॉन्सर्ट में वो भी शरीक था, जो अपनी ख्वाहिश की नाकामी के बाद माँ की ख्वाहिश पर डॉक्टर बनकर स्पेशलाइजेशन करने यहाँ आया था, और पहले ही सेमेस्टर में बुरी तरह से फंस गया था। यही टेंशन थी जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी, और वो एक रात को बहार करने के लिए सारंग के साथ कॉन्सर्ट का हिस्सा बन गया था, और सारंग की बजाई बांसुरी और गायक के लफ्ज जैसे उसके दिल पर असर कर रहे थे। जब माइक थामने से पहले सिंगर ने सारंग की तरफ धुन छेड़ने का इशारा किया, सबसे पहली धुन बांसुरी की धुन थी, और क्या लय थी। जैसे दिल हचकोले खाता हुआ थर के रेगिस्तान में सहज सहज कर चलते हुए ऊंटों की चालों जैसा हो जाए। बात सस्सी के भंभोर से शुरू हुई थी। सस्सी, जिसे आम सिंधी में ससोई कहा जाता था, वो सस्सी जो भंभोर की रहने वाली थी। गीत में सस्सी का दर्द शायर ने पूरी तरह समो दिया था। गीत, आवाज, सुर, लय, धुन और साज के साथ बजता हुआ समातों में एक जादू जगा गया। लोक दास्तानी रंग चढ़ गया। दूसरे दिन शाम ढले ट्रेनिंग सेंटर से छुट्टी होने के बाद वो पूरा ग्रुप, फराज, सलीम, सारंग, पूजा, सनम और शीबा समेत कैफे के बाहर बैरूनी पार्क में कल के गीत, सुर और कहानी पर बात कर रहा था, जब बात सस्सी के भंभोर से शुरू होकर सारंग के महबूब पर खत्म हो गई, और कभी वहीं से शुरू होनी थी। सारंग ने पहला सेमेस्टर क्लियर किया, और बड़े शानदार तरीके से क्लियर किया। शीबा को हैरानी थी। उसे तवक्को थी कि अगरचे वो एक पढ़ाकू लड़का है, मगर सेमेस्टर के इख्तिताम तक फराज सलीम की तरह उसके भी परखचे उड़ जाएंगे। मगर सब कुछ उसकी तवक्को के बरक्स हुआ था। वो जिस कामयाबी के साथ इंटरव्यू पास करके यहाँ पहुंचा था, और जितनी लगन से वो धड़ाधड़ ट्रेनिंग क्लासेस में कारकर्दगी दिखा रहा था, ये मेहनत उसे मुस्तकबिल में एक माहिर हार्ट स्पेशलिस्ट के रूप में लाने वाली थी। शीबा उससे 1-1.5 साल सीनियर थी। दोनों की क्लासेस अलग थी, मगर अस्पताल में हाउस जॉब और ट्रेनिंग के दौरान सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स और एमबीबीएस डॉक्टर्स अपने असातिज़ा की निगरानी में ज्यादातर एक साथ ही ड्यूटी आवर्स अटेंड करते थे। सारंग के साथ उसकी बातचीत सरसरी सी थी। ये बात फराज सलीम ने भी महसूस की थी कि वो ग्रुप में सारंग को जरा कम ही लिफ्ट कराती थी। तुम्हें आखिर हम मासूम पाकिस्तानी लड़कों के साथ अल्लाह वास्ते का कैसा बैर है? फराज से तो वो काफी चिढ़ती थी। उसकी बेवजह हंसी मजाक और बेमौका महल बात को उछालने की आदत से, मगर उसके बावजूद उसकी फराज के साथ अच्छी दोस्ती थी। वो जानती थी कि ये हरकतें उसका ऑक्सीजन है। वो आए दिन पाकिस्तान से मौसूल होने वाला कोई भी टेंशन भरा खत इन सब दोस्तों को पढ़कर सुनाने लगता। अपनी हंसी मजाक की तरह वो टेंशन भी शेयर करने का आदी था। और सारंग, जो अपनी धुन में मगन, किताबों में सर दिए, ट्रेनिंग के बाद घर, और घर में या तो स्टडी या थोड़ी देर का आराम, वो कम से कम फराज नहीं हो सकता था। उसे अपनी पढ़ाई की अहमियत का इल्म था, क्योंकि उसके पास इस स्पेशलाइजेशन के अलावा और कोई चारा ना था। उसके दिन रात का वाहिद मकसद यही था, जिसे हासिल करने के बाद उसे सिंध वापस लौटना था, और अपने मुल्क के एक पसमानदा इलाके में बसते हुए हर एक फर्द के ख्वाब की ताबीर बनना था। उसके पास यहाँ से सेमेस्टर खराब करके नाकाम लौट कर जाने की कोई गुंजाइश न थी। इसलिए उसने सेमेस्टर क्लियर करने के लिए जैसे सरधड़ की बाजी लगाई हुई थी। सेमेस्टर क्लियर होने के बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसी शाम प्रोफेसर शहाब ने उसे डिनर पर मदऊ किया था। प्रोफेसर शहाब काफी खुश थे।
फराह ने उसे बहुत सारी दुआएं दी। शीबा, जो पूरे डिनर में चंद रस्मी जुमलों के बाद खामोश बैठी थी, मगर दिल ही दिल में वो भी एतराफ कर रही थी। वो हैरान थी। वापसी पर घर से निकलते हुए उसने सारंग की खुले दिल से तारीफ की, वो तारीफ जो कम से कम वो अपने माँ बाप के सामने दानिस्ता नहीं कर रही थी। अगले दिन सेंटर से निकलने के बाद उसने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर उसे ट्रीट दी। अगले सेमेस्टर को डिस्कस करते हुए उसने अपना रिसर्च पेपर भी उसके साथ शेयर किया। वो खुले जहन का मालिक था, खूबियां बहुत जल्द पकड़ लेता था और खामियों पर काबू पाना भी उसे आ गया था। शीबा उसकी सलाहियतों की मोतरिफ थी। वो शीबा की जहानत से मुतासिर था। बाज बातों में दोनों के ख्यालात भी मिलते थे। अक्सर कंपनी शेयर करने के दौरान बात करने के बाद उगता खुलता है कि अगला बंदा आपका खमख्याल दोस्त है या फिर बहुत अच्छा दोस्त जो बगैर हम ख्याली के भी आपको सिखाता है और आपसे सीखता जाता है। खूबियां समझने और प्लस पॉइंट पिक करने वाले लोग शीबा को पसंद थे। आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम भी शीबा की गुड बुक में शामिल हो गया। ये दूसरे सेमेस्टर का आखिरी पीरियड था, जब क्लास फ्री होने के बाद कैफे में एक साथ कॉफी पीते हुए बातों के दरमियान उसने खुद से ये एतराफ किया था। उसने, शीबा ने, शीबा जो दुनिया में बहुत कम लोगों से मुतासिर होती थी, हर बेटी की तरह उसका भी पहला आइडियल उसका बाप ही था, जिसका इजहार उसने कभी उनके सामने न किया था। इसके बावजूद वो भी जानते थे कि शीबा उनके काम, जहानत, हरकतों और बातों की वजह से उन्हें कितना आइडियलाइज करती है और हमेशा उन्हीं की तरह दूसरों को लाजवाब करती है। इसके बावजूद भी वो उनसे बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात रखती है, जिस वजह से उनको महसूस हुआ था कि उनके आइडियलिज्म का बुत टूटने ही वाला है। वो इस दौर की नौजवान है। उसे अपने से दो कदम आगे चलने वाले आइडियल की तलाश है जो उस पर फोकियत रखता हो, जिसका लाशऊरी तौर पर उनको भी इंतजार था। वो जो उनकी बेटी के मुकद्दर का सितारा, वो जो मुकद्दर को सितारा बनाता, जो उनकी नज़र में दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होगा, जो उनकी शहजादी को शहजादा बनकर ब्याहने आएगा। प्रोफेसर शहाब किसी बाप की तरह अपनी बेटी को अनमोल समझने वाले उसके लिए वाकई किसी हीरे के आरजूमंद थे। ये उनकी ख्वाहिश का उन पर हक था या फिर उनका इस ख्वाहिश पर कि वो अब उसके बारे में सोचें, वैसे ही जैसे वो आज से 30 साल पहले खुद अपने बारे में सोचते थे।